हेलो फ्रेंड। कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं आपके सामने, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस। एक नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये ट्रीटमेंट रहता है रीनल फेलियर वाले पेशेंट में। जो रीनल फेलियर का पेशेंट है, जिसको क्या हो रखा है, क्रॉनिक रीनल फेलियर की कंडीशन हो रखी है, उन पेशेंट्स के अंदर या एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर क्या रहता है, ट्रीटमेंट की मॉडलिटी के तौर पे हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस कहाँ काम में लिया जाता है, जो CRF ARF के पेशेंट है वहाँ काम में लिए जाते हैं। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड डाल दिया जाता है और फ्लूइड को डालने के बाद क्या है, छोड़ दिया जाता है। 3 स्टेप होते हैं इसके पेरिटोनियल डायलिसिस के, 3 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। एक स्टेप होता है फील, दूसरा होता है ड्वेल और तीसरा होता है विदड्रॉल। क्या रहता है, विदड्रॉल। 3 स्टेप रहते हैं। फील का मतलब होता है कि वहाँ हम क्या करते हैं, फ्लूइड को डालते हैं। ड्वेल या उस फ्लूइड को छोड़ दिया जाता है और ये टाइम जो है ये लगभग 8 घंटे का रहता है। फील टाइम जो है वो 15 से 20 मिनट का रहता है। और विदड्रॉल ये जो है वो 5 से 10 मिनट, या जो है फ्लूइड को ड्रेन होने में जो टाइम लगता है वो टाइम जो है विदड्रॉल। तो तीन स्टेप रहते हैं इसके, फील, ड्वेल और विदड्रॉल। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है पेरिटोनियल डायलिसिस का, वो क्या रहता है, पेरिटोनाइटिस रहता है। क्या रहता है, पेरिटोनाइटिस रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पेरिटोनियल डायलिसिस का पेशेंट है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन इस ट्रीटमेंट का जो नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी रिपोर्ट करने के लिए। पहला ऑप्शन है बोन पेन, कि पेशेंट को जब बोन के अंदर पेन होगा तो उस कंडीशन में क्या करना है, तुरंत वो इंस्ट्रक्ट करने का बोलेगी। दूसरा कह रहा है कन्फ्यूजन, तीसरा कह रहा है मसल क्रैम्प और चौथा कह रहा है क्लाउडी आउटफ्लो। तो यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर क्या होगा, तो डी जो है यहाँ क्या है, राइट आंसर है डी, क्लाउडी आउटफ्लो। कैसे, तो क्लाउडी आउटफ्लो जो है ये इंडिकेट करता है किसको, इन्फेक्शन की कंडीशन को। और इन्फेक्शन यानी कि पेरिटोनाइटिस की कंडीशन को, क्या हो गया वहाँ कि पेशेंट को क्या हो चुका है, पेरिटोनाइटिस, जो कि क्या है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है किसका, पेरिटोनियल डायलिसिस का। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और सीरियस वाला कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो डी जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए 9 year old बॉय हु प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट with penetrating injury from a gun. The client is diagnosed with हाइफीमा। क्लाइंट डायग्नोस हुआ हाइफीमा के साथ में। हाइफीमा आई डिसऑर्डर रहता है, जिसमें क्या हो जाता है, आई का जो हमारा चैम्बर है, एंटीरियर चैम्बर है, उसमें क्या हो जाता है, पस का कलेक्शन हो जाता है। द नर्स प्रोसीड टू प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजिशन। नर्स कौन सी पोजिशन में क्लाइंट को प्लेस करेगी, तो पहला कह रहा है फ्लैट इन बेड, दूसरा कह रहा है सेमी फॉरवर्ड पोजिशन, तीसरा कह रहा है ट्रेंडलैंडबर्ग पोजिशन, ट्रेंडलैंडबर्ग पोजिशन, चौथा कह रहा है कि लेटरल और अनअफेक्टेड साइड पोजिशन। तो लेटरल पोजिशन जो है ये क्या है, जब तक ये पोजिशन नहीं देनी होती है जब तक क्या ना हो जाए, हाइफीमा रिजोल्व ना हो जाए, अंटिल रिजोल्यूशन नॉट प्रोवाइड, रिजोल्यूशन तक इसको प्रोवाइड नहीं कराना होता है। दूसरा कह रहा है कि ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन, तो ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन नहीं देते हैं, ये क्या कर देगी, प्रेशर को बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी प्रेशर को। तीसरा कह रहा है दूसरा कह रहा है सेमी फॉलो पोजीशन, तो ये बात सही है कि प्रेशर को कम करने के लिए आई के अंदर प्रेशर क्या हो जाए, कम हो। और जो हमारा कॉर्निया का ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ पर क्या हो, वहाँ से क्या हो जाए, जो आईफीमा है, जो पस कलेक्शन है वो क्या हो जाए, थोड़ा साइड हो जाए। इसलिए ये जो है इस राइट पोजीशन रहता है, तो सेमी फॉलो पोजीशन देंगे। और फ्लैट इन बेड ये भी काम में नहीं लेते हैं। फ्लैट इन बेड भी क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। ये भी क्या करेगा, साइड के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज प्रेशर। तो यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट एट रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट का, क्लाइंट किसकी रिस्क पे है, पोस्टमार्टम हेमरेज की रिस्क पे है। विच अर्ली साइन ऑफ हेमरेज शुड द नर्स मॉनिटर फॉर दिस क्लाइंट। कौन सा अर्ली साइन है हेमरेज का जो क्या करेगी, नर्स मॉनिटर करेगी क्लाइंट के अंदर। पोस्टमार्टम हेमरेज के रिस्क पे है क्लाइंट, कौन सा अर्ली साइन है, पहला कह रहा है कोमा, कोमा इज ए लेट साइन ऑफ हेमरेज। कोमा क्या है,
हेमरेज का लेट साइन रहता है। दूसरा कह रहा है हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन भी लेट साइन में देखने को मिलता है, ये भी लेटरल अकर होता है, लेटर अकर या लेट साइन है। तीसरा कह रहा है रेस्टलेसनेस, हाँ रेस्टलेसनेस इज अर्ली साइन ऑफ शॉक, दिस इज राइट आंसर। ये क्या है, ये अर्ली साइन है, शॉक का अर्ली साइन। और चौथा कह रहा है कूल क्लैम स्किन, तो अगर क्या नहीं किया इनिशियली, तो क्या होता है स्किन जो है वो पैलर होती है, इनिशियली तो क्या होती है पैलर कलर होता है। और अगर लंबे समय तक मैनेज नहीं किया गया, तो प्रोलॉन्ग्ड टाइम, अगर प्रोलॉन्ग टाइम क्या रहा, शौक बना रहा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पेशेंट है उसको स्किन जो कैसी हो सकती है, कूल क्लैम स्किन हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, जो क्या है प्रेजेंट हुआ है कहाँ पे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, विद एबीजी रिजल्ट, एबीजी रिजल्ट को लेके। और उसका एबीजी रिजल्ट कितना है, तो पीएच 7.32 है, यानी कि पीएच क्या हो रखा है, डिक्रीज हो रखा है। और डिक्रीज पीएच इंडिकेट करता है किसको, एसिडोसिस को। दूसरा कह रहा है PaCO2 47 mm ऑफ Hg, तो CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, और बढ़ा हुआ है इसका मतलब कंडीशन क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है। तीसरा है HCO3 24, ये क्या है नॉर्मल है। और फोर्थ कह रहा है PaO2 91 mm ऑफ Hg है। तो हमें पूछा जा रहा है कि देखते हैं क्या है कि पेशेंट का आईबीजी रिजल्ट दिया गया है, और पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस शो कर रहा है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सॉरी, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एंटिसिपेट बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग, कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो नर्स एंटिसिपेट करेगी इन फाइंडिंग्स के आधार पे। तो पहला कह रहा है कंफ्यूजन, दूसरा कह रहा है नोजिया एंड वोमिटिंग, तीसरा कह रहा है डीप रैपिड रेस्पिरेशन, और चौथा कह रहा है हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपोक्सिया। तो ये राइट आंसर रहेगा, हाइपोवेंटिलेशन और हाइपोक्सिया को इंडिकेट करता है। डी इज ए राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। एक क्लाइंट जिसको क्या हो रखा है, एब्डोमिनल आयोटा जो है उसका एन्यूरिज्म बना हुआ है। विच ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स इंडिकेट द नीड फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन है नर्स के द्वारा जो इंडिकेट करता है कि किसका जरूरत है, इमीडिएट इंटरवेंशन का जरूरत है। पहला कह रहा है कंप्लेन ऑफ येलो टिंटेड विजन, की पेशेंट कंप्लेन करेगा येलो टिंटेड विजन की। तो येलो टिंटेड विजन जो है ये किसमें देखने मिलता है, ये डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में देखने मिलता है, किसमें, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में देखने मिलता है। दूसरा कह रहा है सडन ऑनसेट ऑफ फ्रूटी पिंक स्पूटम, तो ये पल्मोनरी एडिमा में देखने मिलता है। तीसरा कह रहा है यूरिन आउट ऑफ 75 ml पर आवर, दिस इज नॉर्मल। और चौथा कह रहा है कंप्लेन ऑफ सडन एंड सीवियर बैक पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये राइट आंसर रहता है अगर ऐसी कंप्लेन हो रही है कि उसको सडन और सीवियर बैक पेन होना शुरू हो गया है, क्लाइंट को क्या हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो इसका मतलब है वहाँ क्या हो गया है, एन्यूरिज्म जो बना हुआ था वो क्या हो गया, रप्चर हो गया। किसको इंडिकेट करता है, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म क्या हो गया है, रप्चर हो गया है, रप्चर्ड एन्यूरिज्म को इंडिकेट करता है, रप्चर्ड एन्यूरिज्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse is caring for a client who has been diagnosed with pulseless electrical activity। एक client diagnose हुआ है pulseless electric activity के साथ में, फॉलोइंग इफेक्टिव सीपीआर, जब उसको क्या कर दिया गया, इफेक्टिवली सीपीआर किया गया और एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर कर दिया गया है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ये पूछा गया है कि विच इज नेक्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो जब हमने क्या कर दिया, सीपीआर कर दिया है, तो सीपीआर करने के बाद नेक्स्ट एक्शन क्या रहता है, नेक्स्ट एक्शन होता है टू चेक द सर्कुलेशन, क्या करना, टू चेक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को चेक करना क्या है, नेक्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि एवरी 2 मिनट, प्रत्येक 2 मिनट के साइकिल के बाद, 2 मिनट के साइकिल के बाद क्या करना होता है, पल्स को चेक करना होता है, और कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो नेक्स्ट जब हमने सीपीआर कर दिया तब क्या करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे, और सर्कुलेशन को चेक करने के लिए क्या करना होगा, पल्स को चेक करना होगा। तो क्या करेंगे, चेक फॉर ए पल्स, पेशेंट को पल्स के लिए क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद कार्डियोजेनिक शॉक। नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, क्लाइंट कार्डियोजेनिक शॉक के साथ में है। द नर्स एक्सपेक्ट विद साइन प्रेजेंट विद दिस क्लाइंट। नर्स एक्सपेक्ट कर रही है कि कौन सा साइन है जो नीचे दिए गए क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेगा, नीचे दिए गए में से इस क्लाइंट में देखने को मिलेगा। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई,
यानी कि सीधी सीधी बात कहें तो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा साइन है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी कार्डियोजेनिक शॉक का है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाइपरटेंशन, स्लो लेबर ब्रीथिंग होगी। तो अगर एक बात इंपॉर्टेंट बात करें तो जब भी क्या होगा, शॉक की कंडीशन होती है, तो शॉक की कंडीशन में क्या होता है, हाइपोटेंशन विद टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन होता है, और हाइपोटेंशन के साथ में क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो क्या रहती है कि हमें जहाँ क्या है हाइपोटेंशन की बात हो रही है उस ऑप्शन के बारे में बात करनी है। तो पहला कह रहा है हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन होगा नहीं। दूसरा कह रहा है डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हाँ यूरिन आउटपुट कम जरूर होता है, पर वार्म या पिंक स्किन नहीं हो सकती थी, बात गलत है। तीसरा कह रहा है इंक्रीज, तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट कैसा होगा, बॉडी में पहले से ही क्या है, फ्लूइड की कमी है, तो यूरिन आउटपुट तो कम होगा। चौथा कह रहा है हाइपोटेंशन, या सही बात है, हाइपोटेंशन होता है, पल्स वीक होती है और इंक्रीज होती है, पल्स वीक हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है, या मैं कह सकता हूँ इंक्रीज हार्ट रेट होती है। स्किन जो है वो कूल क्लैमी देखने को मिल सकती है। यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट रहता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज रहता है। और इसके साथ साथ पर्सन में क्या देखने को मिलती है, वीकनेस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, वीकनेस देखने को मिलती है। तो ये जो है सारे के सारे सिम्टम रहते हैं किसके, कार्डियोजेनिक शॉक के। तो यहाँ जो डी है वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, डी इज ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद ए सैक्रल वुंड। एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट को सैक्रल वुंड के साथ में। द वुंड इज फुल थिकनेस, वुंड जो है वो फुल थिकनेस वाला है। और जब मेजर किया तो उसका मेजरमेंट कितना आया है, तो 4/6 सेंटीमीटर साइज का है। कितने साइज का है, 4/6 सेंटीमीटर। और इरेगुलर बॉर्डर के साथ में है, किसके साथ में है, इरेगुलर बॉर्डर के साथ में है। एंड इज कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ ब्लैक कोलेजन, और वो ब्लैक कोलेजन के साथ में क्या हो रखा है, कवर हो रखा है। विच इज द वुंड स्टेज, वुंड की स्टेज कौन सी है, तो क्या है, फुल थिकनेस, फुल थिकनेस का है। क्या हो रखी है, थिकनेस, फुल थिकनेस है, यानी कि क्या हो रखा है वहाँ, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल, टेंडन, सब कुछ क्या हो रखा है, एक्सपोज हो रखा है, गायब हो गया है। बोन क्या हो रखी है वहां पे, एक्सपोज हो रखी है। फुल थिकनेस का मतलब है क्या हो रखा है वहां पे, बोन एक्सपोज हो रहा है। और बोन एक्सपोज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वुंड जो है वो कौन सी स्टेज का है, स्टेज फोर्थ का है। क्या है, स्टेज फोर्थ का है। और ब्लैक कोलेजन, ब्लैक कोलेजन का मतलब वहाँ क्या जमा हो रखे हैं, डिपोजिशन ऑफ ईस्टर, क्या हो रखा है वहाँ, ईस्टर बना हुआ है वहाँ। क्या और क्या है, डिपोजिशन और क्या है, ईस्टर का, यानी कि डेब्रीज जमा हो रखे हैं, डेब्रीज। तो यानी कि ये क्या है, स्टेज फोर्थ का बेड सोर है। पहला में कह रहा है स्टेज वन, तो स्टेज वन नहीं है। दूसरा स्टेज टू नहीं है, स्टेज थ्री नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेजेबल है, जो यहाँ स्टेज नहीं दी गई है। तो डी जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ब्रेडन स्कोर ऑफ 13। एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जिसका ब्रेडन स्कोर जो है वो 13 आया है। हाउ डज द नर्स इंटरप्रेट दिस क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ स्किन ब्रेकडाउन। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देख के नर्स इंटरप्रेट करेगी नीचे दिए गए में से, जिसके हिसाब से क्लाइंट जो है वो रिस्क पे है, किसके, स्किन ब्रेकडाउन की रिस्क पे है। पहला कह रहा है हाई रिस्क, यानी कि जिसका 13 स्कोर है वो हाई रिस्क पे है, माइल्ड रिस्क पे है, सीवियर रिस्क पे है, या मॉडरेट रिस्क पे है। तो अगर बात करें तो जो हमारा ब्रेडन स्कोर स्केल जो है, ब्रेडन स्केल में अगर क्या हो रहा है, स्कोर 15 to 16 आता है। अगर स्कोर क्या हो रहा है, 15 से 16 आता है, तो इसका मतलब है कि माइल्ड रिस्क है। क्या है, माइल्ड रिस्क है। अगर 12 से 14 आता है तो मॉडरेट है, 12 से 14 मॉडरेट है। और अगर क्या है, वहाँ स्कोर जो है वो कितना आ रहा है, 11 या उससे कम आ रहा है। क्या आ रहा है, 11 या उससे कम आ रहा है, 11 है या उससे कम है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये सीवियर रिस्क को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, सीवियर को। और यहाँ स्कोर कितना है, 13 है, यहाँ कितना है, 13 है। और हमने कहा 12 से 14 वाला कहाँ आता है, मॉडरेट रिस्क पे। इसका मतलब ये पेशेंट किस पे है, मॉडरेट रिस्क पे है। किस पे है, मॉडरेट। तो 11 या 11 से कम सीवियर, 12 से 14 मॉडरेट, और 15-16 वाला माइल्ड में रहता है, माइल्ड। The nurse is performing the Glasgow Coma scale on client. The assessment is as follow: eye opening to pain, motor response.
क्या है कि एक पेशेंट का ग्लासगो कोमा स्केल एसेस किया जा रहा है, नर्स एसेस कर रही है कि पेशेंट क्या कर रहा है, आई ओपन कर रहा है जब क्या दिया जा रहा है, पेन दिया जा रहा है, और मोटर रिस्पॉन्स शो कर रहा है जब क्या किया जा रहा है, लोकलाइज पेन दिया जा रहा है, और वर्बल रिस्पॉन्स शो कर रहा है। और वर्बल रिस्पॉन्स में क्या है, इन अप्रोप्रिएट वर्डिंग देखने को मिली, द नर्स इंटरप्रेट विच स्कोर इज करेक्ट फॉर दिस क्लाइंट। नर्स इंटरप्रेट कर रही है कि कौन सा स्कोर जो है इस क्लाइंट के लिए इस पेशेंट के लिए इंटरप्रेट करेगी, कितना स्कोर होगा। तो ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में अगर बात करें तो नॉर्मल ग्लासगो कोमा स्केल कितना होता है, तो मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 15 होता है। और यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या है, हमें बोला जा रहा है कि आई ओपनिंग जो है जब पेन स्टिमुलस देते हैं तब पेशेंट क्या कर रहा है, आई को ओपन कर रहा है। जब मोटर रिस्पॉन्स की बात करें तो लोकलाइज पेन देने पे मोटर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आई ओपनिंग में मैक्सिमम क्या करते हैं, हम 4 आई को देते हैं, 5 जो है वो मोटर को वर्बल को दिया जाता है, और 6 जो है वो क्या रहता है, मोटर के लिए रहता है। अब हमें बोला जाता है कि जब क्या किया जा रहा है, अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग करता है तो हम 4 नंबर देते हैं, है ना, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। जब वर्बल स्टिमुलाई देने पे पेशेंट आई ओपन करे तो 3 नंबर, और जब पेन स्टिमुलाई देने पे करे तो 2 नंबर। तो दो तो हो गए किसके, आई के, तो 2 नंबर तो हो गए आई के। दूसरा कह रहा है मोटर रिस्पॉन्स लोकलाइज पेन देने पे, तो अगर अपने आप अगर क्या कर रहा है, ओबे करता है, अगर कमांड को क्या करता है पेशेंट, ओबे करता है, तो हम कितना दे देते हैं, 6 नंबर दे देते हैं। अगर पेशेंट क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है या लोकलाइज पेन देने पे स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, 5 नंबर दे देंगे। और अगर क्या है कि कोई पेशेंट जब क्या है लोकल इन अप्रोप्रिएट वर्ड को काम मिल रहा है, तो हम वर्बल में कितना नंबर दे देते हैं, 3। और टोटल जो है ग्लासगो कोमा स्केल कितना आ गया हमारे पास, 2 + 3 + 5, और कितना हो गया, 10। तो टोटल ग्लासगो कोमा स्केल कितना आएगा, 10। तो 10 यहाँ क्या रहता है, राइट आंसर बी जो है वो क्या रहेगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नर्स इज रिव्यूइंग मॉर्निंग लैब फॉर क्लाइंट, विच लैब वैल्यू रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द नर्स। नर्स रिव्यू कर रही है मॉर्निंग लैब रिपोर्ट एक क्लाइंट के लिए, कौन सी ऐसी लैब वैल्यू रिक्वायर है जो इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए बता रही है नर्स को कि तुरंत अभी इंटरवेंशन लेना पड़ेगा। पहला कह रहा है कैल्शियम 9.8, दूसरा कह रहा है सोडियम 137, तीसरा कह रहा है क्लोराइड 104, और चौथा कह रहा है पोटेशियम 3.1 मिलीग्राम पर लीटर। तो कैल्शियम 9.8 ये नॉर्मल रहता है, सोडियम 137 दिस इज नॉर्मल वैल्यू, और क्लोराइड 104 जो है ये भी क्या है, नॉर्मल है। और पोटेशियम 3.1 जो है ये क्या है, डिक्रीज और का है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, अब नॉर्मल है। और तुरंत इस पे क्या है, ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा पोटेशियम का लेवल है वो कितना होता है, 3.5 to 5.1। और यहाँ क्या और का है, हाइपोकैलीमिया और का है, क्या और का है पेशेंट को, हाइपोकैलीमिया और का है। तो तुरंत हमने क्या करना है, पेशेंट को अभी तुरंत हमें क्या है, इंटरवेंशन लेने का जरूरत है। तो यहाँ डी जो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा डी। और अगर क्या है, अगर हमने पोटेशियम मैनेज नहीं किया और पोटेशियम का लेवल लेस देन 2.5 या इक्वल टू 2.5 मिलीग्राम पर लीटर गया, तो ये क्या क्या कॉज कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। क्या कॉज कर सकता है, डेथ, क्योंकि ये क्या है, इमरजेंट कंडीशन है। क्या है, इमरजेंट कंडीशन है, इमरजेंट कंडीशन। तो आज के लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।